हेलो एवरीवन। आई एम आर के रवि सर और मैं आज एक नए सब्जेक्ट डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर आपके बीच आया हुआ हूं, जो कि ना सिर्फ यूजीसी नेट बल्कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सारे एग्ज़ाम्स में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। Now the question is, what to is the best way to learn this proper topic? चूंकि ये सारे एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्टरी पार्ट रखूंगा कि हाउ टू स्टडी this particular subject in the most systematic way. The second thing, what are the important things which is generally asked in the examinations, and what exactly the syllabus of DBMS is going to covered in our classes. तो मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट के रेस्पेक्ट में ये टॉपिक सबसे ज़्यादा वास्ट टॉपिक्स या सब्जेक्ट्स में से माना जाता है, लेकिन जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इस टॉपिक को पढ़ा किस तरह से जाए कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाए। तो आइए हम आज इंट्रोडक्शंस ऑफ डीबीएमएस की तरफ चलते हैं, जिसमें हम ना सिर्फ सिलेबसेस कवरेज की बात करेंगे बट ऑल्सो इंश्योर दैट कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सके। तो मैं सबसे पहले कुछ टॉपिक्स के साथ जाना चाहूँगा, जिसमें सिलेबस वाइज यूजीसी नेट के सिलेबस वाइज हम लोग बात करेंगे, ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाए कि व्हाट आर द सिलेबसेस ऑफ यूजीसी नेट एंड व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। और ये दोनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये डीबीएमएस में जब आप सिलेबस वाइज देखने के लिए जाएंगे तो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस सिलेबस के अंदर, राइट, यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन कोड नंबर 87, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन सिलेबस के अंदर यूनिट नंबर 4 में ये आपको देखने को मिलता है। किसमें? यूनिट 4 में ये आपको देखने को मिलता है। और यूनिट 4 में ये डेटाबेस मैनेजमेंट और सिस्टम के नाम से आपको मिलेगा। मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से आपको मिलेगा, जिसमें कुल मिलाकर के आपको ऑलमोस्ट कई सारे सेक्शंस में से जो हमारे पास दो पार्ट्स में इसको बांटा गया है। एक बेसिक डीबीएमएस, जिसे मैं एक्चुअली इस तरह से पढ़ाता हूं। The first part is the basic DBMS, और सेकेंड पार्ट जिसे मैं रिसर्च टॉपिक के नाम से भी जानता हूं, जिसे हम एडवांस्ड डीबीएमएस के नाम से जानेंगे। एडवांस्ड डीबीएमएस के नाम से भी जानेंगे। तो ये दो तरह के आपको डीबीएमएस यूनिट 4 अंडर द कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। तो मैं पहले आपको बेसिक डीबीएमएस की तरफ लेके चलता हूं, जहां हम लोग सारे चीजों के बारे में देखेंगे कि बेसिक डीबीएमएस में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले अब बेसिक डीबीएमएस, जो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में डीबीएमएस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, and that's why ठीक है। तो अगर आप इसे देखना चाहेंगे तो मैं आपको एक सेकेंड जैसा कि मेरे पास प्रिंटेड कॉपी भी है, तो हम लोग यूनिट 4 में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दो पार्ट्स, बेसिक डीबीएमएस और एडवांस्ड डीबीएमएस के बारे में पढ़ने वाले हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इन द बेसिक डीबीएमएस। तो बेसिक डीबीएमएस पहले सेक्शंस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उसे मैं बता दूं। बेसिक डीबीएमएस में जो सबसे पहला टॉपिक हमें
पढ़ने को मिलेगा इज नन अदर देन DBMS कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको DBMS कॉन्सेप्ट्स, जिसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज में आप डेटा मॉडल्स, जिसमें आप डेटा मॉडल्स जो हमारे आज के क्लास में स्टार्ट हो जाएगा, डेटा मॉडल्स, स्कीमा और इंस्टांसेस के बारे में पढ़ेंगे। स्कीमा एंड इंस्टांसेस के बारे में पढ़ेंगे। इंस्टांसेस जो क्या होता है मैं आज ये पढ़ाऊंगा, और ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कई सारे एग्जामिनेशंस में, जो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, डायरेक्ट इनके डेफिनेशंस के बेस पे पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा और डीप जाऊं तो इसमें आपको कुछ आर्किटेक्चर्स है ना, DBMS आर्किटेक्चर्स पढ़ने के लिए बोला जाता है, जिसमें दो टाइप्स के आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे हमें। आर्किटेक्चर, जिसमें दो टाइप्स के आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलते हैं। एक क्लाइंट सर्वर, क्लाइंट सर्वर, और दूसरा चूंकि हमें बहुत ही, जिसे हम सेंट्रलाइज्ड सर्वर के नाम से भी, सेंट्रलाइज्ड क्लाइंट सर्वर और सेंट्रलाइज्ड DBMS सिस्टम के नाम से जानते हैं। और दूसरा मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें हम बेसिकली 3 लेयर आर्किटेक्चर, कौन सा? 3 लेयर स्कीमा आर्किटेक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे। 3 लेयर स्कीमा आर्किटेक्चर और 3 लेयर स्कीमा आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्कीमा आर्किटेक्चर के बारे में भी हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। जब हम स्कीमा कर लेंगे उसके बाद ये बेसिक DBMS का फर्स्ट सेक्शन होगा, जहाँ पे कुछ इंस्टांसेस के टाइप्स भी हमें देखने को मिलेंगे, और जो इंस्टांसेस आपको लेकर के चलेगा डेटाबेस इंडिपेंडेंस की तरफ। तो इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक में ही देख लेंगे कि डेटाबेस इंडिपेंडेंस में क्या क्या आ जाता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में डेटाबेस इंडिपेंडेंस जो विथ रेस्पेक्ट टू 3 लेयर, जो विथ रेस्पेक्ट टू 3 लेयर स्कीमा आर्किटेक्चर पे डिपेंड करेगा। स्कीमा आर्किटेक्चर पे डिपेंड करेगा। तो कुल मिलाकर के इस प्रॉपर टॉपिक के अंदर या सब सेक्शन के अंदर हम व्हाट इज DBMS के इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइक डेटा मॉडल्स, स्कीमा, इंस्टांसेस, और आर्किटेक्चर में 3 लेयर स्कीमा आर्किटेक्चर के साथ साथ उनके बीच में क्या रिलेशंस और इंडिपेंडेंस, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। कई जगहों पे इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन से पूछ लिए जाते। तो मैं अगर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मानो तो ये 3 लेयर आर्किटेक्चर है, जिससे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा सब सेक्शन 1 के अंदर, जिसमें हम DBMS के कॉन्सेप्ट्स अब पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, ठीक है। और साथ ही साथ अब इसके बाद हम जब एक बार आर्किटेक्चर और इंडिपेंडेंस देखेंगे तो DBMS में कौन कौन से लैंग्वेजेस हैं वो हम देख लेंगे। हालांकि इसके बारे में हम बहुत डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, और अब बहुत तरह के लैंग्वेजेस, चाहे वो रिलेशनल अलजेब्रा हो या कैलकुलस हो या SQL हो। तो SQL के बारे में तो आपने खूब सुना होगा इन DBMS, तो ये हम अब पढ़ेंगे इन द मॉड्यूल 1 ऑफ DBMS बेसिक। ठीक है, बेसिक। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट आएगा वो है डेटा मॉडलिंग, और ये हमारे लिए पूरा का पूरा टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। वन ऑफ द मोस्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बाद है ना। तो हम यहाँ पे डेटा मॉडल्स के टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें एक्चुअली हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये आपने शायद सुना होगा, मॉडल के बारे में डीप डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस के साथ टेबल फॉर्मेशंस और
टेबल ऑफ फॉर्मेशंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वी विल कम टू नो हाउ एग्जैक्टली एन entity which is a collections of attribute entity and relations between the two will be read out. Relations between the entities के बारे में हम पढ़ेंगे, the entities के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगर मैं डेटा मॉडल्स में और मैं जैसे बात करूं तो इसमें क्या क्या रिलेशनल मॉडल्स होते हैं, तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट मॉडल के बाद रिलेशनल मॉडल में क्या क्या आता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रिलेशनल मॉडल, रिलेशनल मॉडल में हम इसके कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है, और क्या क्या इसके अपडेशंस, और यहाँ पे हम जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा and it's a constant and कैलकुलस पढ़ने के साथ साथ ईआर मॉडल के क्या क्या कॉन्स्टेंट्स हैं इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ये हमारा मॉड्यूल 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं इसको ब्लैक में लिख दूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेटा मॉडल्स के मॉड्यूल डीबीएमएस के, तो ये आपके डेटा मॉडल्स में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाने वाला कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अब हमारे पास जब एक बार ये हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज एसक्यूएल आता है, जिसमें हम कंप्लीट एसक्यूएल में जितने भी टाइप्स के कोड्स होते हैं, जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, जितने भी कमांड्स होते हैं, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेजेस के अंदर, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के अंदर, इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है हमारे लिए डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें हम सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये सारे लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, राइट। और उसके बाद हम किस तरह से डेटा ट्रिगर एंड एसक्यूएल इंजेक्शंस, डेटा ट्रिगर, ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट टॉपिक है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डेटा मॉडल्स और डेटाबेस ट्रिगर्स, ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। ट्रिगर के बारे में कई जगहों पर डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, तो ये हम देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज एसक्यूएल इंजेक्शन। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा आपको डेटा क्वेरी में डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेजेस के तौर पे कौन कौन सा होता है, जैसे सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ये सारे लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारे पास अब बेसिक डेटाबेस में आता है मेरा फेवरेट, दैट इज नॉर्मलाइजेशंस, क्योंकि यहां से गारंटीड क्वेश्चंस, ना सिर्फ एग्जामिनेशन में नॉर्मलाइजेशंस, और यहाँ पे हम जितने भी टाइप के नॉर्मलाइजेशंस हैं, लाइक 1NF, 2NF, 3NF, 4NF और 5NF के साथ साथ एक बीच में एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं BCNF, बॉयसिक नॉर्मल फॉर्म्स, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक इन द एग्जामिनेशंस एंड द इंटरव्यूज रहता है, और यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे वहाँ क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, जो हमने क्वेरी किया है तो क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये आपके हाई लेवल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में भी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में पढ़ने वाले, ऑप्टिमाइजेशंस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं।
अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूं, इसमें और भी है रिकवरी टेक्निक्स एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजर। यहाँ पे आपको जो देखने को मिलेगा उसमें आप देख सकते हैं कि डेटाबेस रिकवरी टेक्निक्स है ना, करेंसी कंट्रोल, इन्होंने ट्रांजैक्शंस भी यही रखा है, करेंसी कंट्रोल एंड रिकवरी मैं इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा, ये भी हमारे जैसे ट्रांजैक्शन बेस में से रिकवरी मॉडल्स के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है। ये तो हो गया सर हमारे सिलेबसेस के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन, सब बेसिक डीबीएमएस के अंदर। अब यहाँ से शुरू होता है इनहांस्ड डेटाबेस मॉडल, ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब इसके बाद आपको इनहांस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में पढ़ने को मिलेगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं होता है, लेकिन हमारे नॉलेज बेस में इनहांस्ड या फिर एडवांस्ड डीबीएमएस के अंदर हम पढ़ेंगे, जो कि मैंने अभी बताया था कि ये हमारा सेकंड सेक्शन होने वाला है। और इसमें जितने भी रिसर्च टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको इनहांस्ड डेटा, जो डेटा मॉडल्स हमने पढ़ा था उसे हम इनहांस्ड मॉडल पे पढ़ने वाले हैं। एनहांस्ड डेटा मॉडल्स, हमने वहां पे सिंपल डेटा मॉडल्स पढ़ा था, और यहाँ पे हम इनहांस डेटा मॉडल्स में जो कॉन्सेप्ट्स आते हैं लाइक टेम्पोरल डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, मल्टीमीडिया डेटाबेस मतलब हमारे मोबाइल के अंदर जो होता है, डिडक्टिव डेटाबेस, एक्सएमएल इंटरनेट डेटाबेसेस, मोबाइल डेटाबेस, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन डेटा सिस्टम्स मतलब जीआईएस जिसको कहते हैं, जीनोम्स डेटाबेस मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा मैनेजमेंट, क्लाइंट सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि मैंने पहले आर्किटेक्चर तो बताया था, लेकिन यहाँ पे एडवांस लेवल की चीज़ें हमें देखनी, वो बड़े आराम से देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आप सभी ये तो जानते होंगे डेटा वेयर हाउस और डेटा वेयर हाउस एंड डेटा मॉडलिंग, डेटा वेयर हाउस एंड डेटा मॉडलिंग एंड डेटा माइनिंग, मॉडलिंग नहीं डेटा माइनिंग। और इसी में हम जो इम्पोर्टेंट टर्म लेकर के आते हैं ओलैप और ओटैप के साथ साथ बिग डेटा जो हमारे पास एक आता है, बिग डेटा के बारे में हम वो चीज़ें भी देखेंगे। तो हमारे पास जो थर्ड कॉन्सेप्ट आता है वो आता है बिग डेटा। ये सब आप लोगों ने रिसर्च में सुना होगा कि ये सारे टॉपिक्स इन द रिसर्च इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इसको रिसर्च बेसिस पे ही पढ़ाता हूँ। एंड देन लास्ट में नो एसक्यूएल, क्योंकि अब हमने बहुत ही एडवांस्ड वर्जन का डीबीएमएस जिसके अंदर नो एसक्यूएल, एनओई से नो एसक्यूएल, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंट एनओक्यूएल प्रोडक्ट्स, क्वेरिंग, मैनेजिंग नो एसक्यूएल, इंडेक्सिंग, ऑर्डरिंग सेट्स एंड नो एसक्यूएल इन क्लाउड भी पढ़ना है। तो सर आप इसे कैसे कवर करिए, आपके टोटल सिलेबसेज हैं विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिक डीबीएमएस एंड द एडवांस्ड डीबीएमएस, जैसा कि मैंने आपको बताया। Now the question is how are you going to cover it? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है बेसिक DBMS। Why? Because 70 to 80% क्वेश्चंस इन यूजीसी नेट आपको यहीं से पूछे जाते हैं। बाद बाकी 20% क्वेश्चन में से 10% क्वेश्चन जो हैं वो आपको डायरेक्टली डेटा माइनिंग और डेटा वेयर हाउस से पूछे जाते हैं, और रेस्ट अब बिग डेटा से टर्मिनोलॉजीज वाइज, क्योंकि ये बहुत डीप में आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, और टर्मिनोलॉजीज के डेफिनेशंस वाइज या क्या आप उसके बारे में कुछ आइडिया है उसके बेस पे एनालिसिस करते हुए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। और इसीलिए यूजीसी नेट कभी भी आज तक नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं सोचिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एडवांस टॉपिक्स हैं जिसके लिए आपको एनालिसिस या फिर रिकॉलिंग कैपेसिटी और अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी के बेस पे क्वेश्चंस के आंसर्स किए जाते हैं, जो समटाइम्स सही भी हो जाते हैं और समटाइम्स गलत भी, और कुछ लोगों के लिए भला हो जाता है और कुछ लोगों के लिए बुरा भी हो जाता है। तो इन एनीवेज अगर मैं एडवांस डीबीएमएस की बात करूं तो वो हम 20% वेटेज के साथ ही पढ़ाएंगे, और राइट नाउ 80% वेटेज आप भी समझ रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं वो 80% वेटेज के हिसाब से हम बेसिक डीबीएमएस कवर करेंगे। तो क्या सर आप इसके सारे टॉपिक्स कवर नहीं करेंगे?
जी, मैं बिल्कुल एक एक टॉपिक कवर करूंगा, बट उसके आइडियाज कॉन्सेप्ट वाइज करूंगा, और इसके लिए मैं रिफर करूंगा रिसर्च के सर्वे पेपर्स, रिसर्च के सर्वे पेपर्स विद द बुक, है ना, सर्वे पेपर्स विथ अ बुक। ये आप हमेशा याद रखेंगे कि मैं ऐसे टॉपिक्स जहां पे रिसर्च टॉपिक्स आते हैं, आई जनरली प्रेफर रिसर्च पेपर, क्योंकि उनका होता क्या है कॉन्सेप्ट, कि क्या आप एज अ मास्टर्स यूजीसी नेट का एग्जाम देने जा रहे हो, तो क्या आपने कुछ इस रिसर्च टॉपिक्स के बारे में सुना है। और ये सारे टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको बताए हैं, अगर मैं आऊँ आपके उस पेज के बारे में, तो जितने भी मैंने एडवांस टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, इनहांस टॉपिक, ये सारे सारे के सारे मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के कोर्स और सब्जेक्ट्स हैं। किसके हैं ये मास्टर्स के, किसके, मास्टर्स के। जब आप एमटेक करने के लिए जाते हैं तो आप एमटेक में देखेंगे कि एमटेक या मास्टर्स डिग्री में, मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में आप देखेंगे कि ये सारे टॉपिक्स आपके सब्जेक्ट्स में है। जैसे मैंने बिग डेटा फर्स्ट सेकेंड सॉरी डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट में पढ़ा था, जबकि बिग डेटा हमारे पास सेकेंड सेमेस्टर में आया हुआ था। इनहांस डेटा मॉडल्स में, अब बेसिक डेटा मॉडल्स में ही हमारे पास फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ सेक्शंस थे, जिसमें मैंने डेटा प्रोसेसिंग और डेटा माइनिंग के बारे में, ये जो हमने पढ़ा अभी, जस्ट मैंने लिखा है कि आप कहाँ गए ये, बिल्कुल अभिमान्य, हाँ, क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, इवन इसके कोड भी इंप्लीमेंट करवाए गए थे वाइल वी वर स्टडिंग। तो आप समझ सकते हैं कि ये कोई भी टॉपिक हमारे लिए नया नहीं है, इट इज ऑलरेडी कवर्ड इन द मास्टर्स क्लासेस। सो बेसिक डीबीएमएस आपने बीटेक के टाइम में कवर किया है। मैं थोड़ा और अगर बेसिकली लेके चलूं, तो बेसिक डीबीएमएस के जितने भी सब्जेक्ट्स थे, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप कितना, बीटेक या बैचलर डिग्री के टाइम में, है ना, मैं सिंपली करता हूं, बीटेक या बैचलर डिग्री के टाइम में आपने कवर किया होगा। और जितने भी टॉपिक्स मैंने एडवांस्ड डीबीएमएस के अंदर रखा हुआ है, ये आपने मास्टर्स या एमटेक या एमसीए, इन सारे क्लासेस के टाइम में, और स्पेसिफिक बताऊं तो ये बीसीए के टाइम में भी आपने ज़रूर देखा होगा। तो मैं आपके ये सारे टॉपिक्स जो बीटेक या बीसीए या बैचलर डिग्री के टाइम में आपके पास सिलेबसेस में थे, और ये जितने भी टॉपिक्स जो एमटेक या एमसीए के टाइम में आपके पास टॉपिक्स थे, ये वन बाय वन, और चूंकि ये एक सब्जेक्ट है इन योर मास्टर्स क्लासेस, तो वहाँ पे मुझे रिसर्च पेपर के सर्वे पेपर्स पढ़ने के लिए दिए जाते थे, और जिनसे क्वेश्चन सब पूछे जाते थे इन जनरल, कि व्हाट एग्जैक्टली हैपन एंड हाउ वी हैव रीच टू दिस एडवांस्ड डीबीएमएस एंड व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स, व्हाट आर द इन्हांसमेंट्स हैपन टू द बेसिक डीबीएमएस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये इंट्रोडक्शंस अबाउट द डीबीएमएस क्लासेस और इम्पॉर्टेंस के बेस पे मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितना वेटेज रहने वाला। तो मैं फिर से बता दूं, इसका वेटेज 70 to 80% और इसका 20 to 30% का वेटेज आपको देखने को मिलेगा। सिलेबस मैंने बता ही दिया है कि हमारे लिए इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10% आप मान सकते हैं, इससे 10% ही क्वेश्चन, वो भी डेफिनेशन वाइज पूछे जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस वाले टॉपिक से, तो डेटा मॉडल्स में आप 10 से 20% मान सकते हैं, लेकिन एसक्यूएल से आप 20 to 30% क्वेश्चन, क्योंकि 4 या 5 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं। साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन से गारंटीड आप 30 to 40% क्वेश्चन, या 20 to 40% क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभी वो सारे मॉडल्स, अगर मैं कोड टोटली देखूं तो ये 22, चूंकि यहाँ पे ही हमारे पास कंकरेंसी कंट्रोल है, तो मैं 30 to 40% वेटेज इसे ही प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं बात। बाकी यहाँ पे हमारे पास अब इस चैप्टर से, डेटा माइनिंग से, उन्होंने 10% के क्वेश्चंस देखे गए हैं, और एसक्यूएल इन एडवांस डेटाबेस में हमारे पास 10% के मार्क्स देखे जाते हैं। तो इन शॉर्ट मुझे एसक्यूएल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके रखना है। ईआर मॉडल से टेबल्स के नंबर ऑफ टेबल्स और एट्रीब्यूट्स पूछने जाते तो वो अच्छा करना है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है नॉर्मलाइजेशंस एंड कनकरेंसी कंट्रोल, ये 100% आपको आना चाहिए अगर आप यूजीसी नेट में जीआरएफ क्रैक करना चाहते हैं। तो हम आते हैं रेस्ट ऑफ द
टॉपिक्स की तरफ। तो आज मैं इंट्रोडक्शंस में स्टार्ट करने वाला हूं कि व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ डीबीएमएस। फिर हम अब बात करेंगे आगे की बातों को, लेकिन अभी मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट, तो अब हम डीबीएमएस स्टार्ट करते हैं। अगर मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करता हूँ, डीबीएमएस की बात करता हूँ, तो डीबीएमएस एक्चुअली 4 डिफरेंट वर्ड से मिलके बना है, बट इन जनरल हम इस डेटाबेस में ये डेटाबेस एक साथ रखते हैं। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल अलग कर रहा हूँ, डेटा को अलग कर रहा हूँ, बेस को अलग रख रहा हूँ, मैनेजमेंट एंड सिस्टम को मैं अलग अलग पहले बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके मतलब समझे बिना हमें कभी भी कोई चीज़ असमझ नहीं आने वाला है। The very first question which comes in our mind is what is a data and what kind of data we are going to discuss in the database management system। क्योंकि अभी जस्ट आपने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम कंप्लीट किया है, तो मुझे आप ये भी तो बताएं सर कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह से हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, यहाँ हम जब डेटा की बात करते हैं तो यहाँ डेटा का मतलब 2 सेंसेस में होता है, जिसमें एक स्ट्रक्चर्ड डेटा और एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आता है। कि हमारे सारे प्रॉब्लम्स इसी दोनों चीज़ की वजह से, मैंने बोला था कि जब मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं सबसे पहले डेटा के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करूंगा कि भैया हम किस तरह के डेटा के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम, जब मैं डेटा स्ट्रक्चर की बात कर रहा था, तो वहाँ पे डेटा मैंने इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, वर्ड, ग्राफ और एनी काइंड ऑफ वीडियो और इमेजेस फॉर्म्स में रखे हुए थे। लेकिन वहाँ पे मैंने बोला था कि जो डेटा हमारे पास होगा, इट इज़ जस्ट टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, एक्चुअली द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस इन द रियल वर्ल्ड। मीनिंगफुल, अगर मैं डेटा स्ट्रक्चर में डेटा की बात, अभी भी नाम वही है, अगर आप देखेंगे तो मैंने स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा बात की। तो यहाँ जब डेटा स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो डेटा के अंदर जो इंफॉर्मेशंस हैं वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशंस हैं, in the form of anything like a text, figures, graphs, videos and audios, etc. That is a meaningful information. But when we are talking about the data inside the database management system, it simply means a combinations of a simply information, not the meaningful information, because we are going to make that unstructured data into the structured form in such a way that there must be no redundancy or the duplications of the data. The very first thing is this one. जब मैं structured की बात करता हूँ, structured means a well organized form of data without any redundancy or the duplicacy, in such a way that it can be stored, process and search the elements in the quickest possible time। ये डेटा का यहाँ पे मतलब था। तो यहाँ पे डेटा का मतलब हम इतना ही समझेंगे, एन इन्फॉर्मेशन, जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, वेदर इट इज अ रॉ डेटा, क्योंकि हम लोग कभी कभी रॉ डेटा और मीनिंगफुल डेटा, यहाँ पे चूंकि हम जब स्ट्रक्चर डेटा की बात जहाँ पे मैंने वहाँ पे किया हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास मीनिंगफुल डेटा की बातें होती है। यहाँ पे क्या होती है, मेरे पास मीनिंगफुल डेटा की बात होती है। लेकिन जैसे ही मैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की बात करता हूं तो ये रॉ डेटा, मुझे कई 1-2 बार इंटरव्यूज में पूछ दिए गए कि अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डेटा कई सारे सब्जेक्ट्स में आते हैं, लाइक डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटा साइंसेस। तो ऐसे सब्जेक्ट में डेटा और डेटा कम्युनिकेशन, तो ऐसे में डेटा का एग्जैक्ट मतलब क्या कह सकते हैं, तो हम डेटा का सिंपली मतलब एक इंफॉर्मेशन कहेंगे इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग लाइक टेक्स्ट। सबसे पहले हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में डेटा होता है, और द शेप और द फिगर्स, जिसे शेप या फिगर्स या डायग्राम्स कह सकते हैं, या किसी भी पिक्चर्स के फॉर्म में होते हैं जो हमारे मोबाइल्स और हमारे लैपटॉप्स में पड़े हुए होते हैं। ये कोई ना कोई मल्टीमीडिया ऑडियो और वीडियो के फॉर्म में हो सकता है, या फिर इन सब के मिक्स फॉर्म में भी हो सकता है, जिसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं, जो सिंपली एक इंफॉर्मेशन दिखाता है, जो इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है, जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सब मीनिंगफुल और यूजफुल डेटा। यूजफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज अ
डेटा, आप इतने में रुक जाएंगे, विच इज क्या ऑफ 2 टाइम्स स्ट्रक्चर डेटा एंड अनस्ट्रक्चर डेटा. Unstructured data is unorganized, uninformative, or not a systematic way of store data, while structured data is the meaningful data which is made from the unorganized or the raw data, जिसे हम raw data भी कहते हैं, in such a way that it is organized in the best systematic way. Now what is the base? Base simply means any information which is stored somewhere in the storage or capacity. That is the meaning of simply base, or a related informations of the data, है ना. related data को भी हम database कहते हैं. अभी मैं बताऊंगा related informations of any data or the entity is known as a database. Now what is management and what is system? तो मैनेजमेंट से पहले मैं थोड़ा सिस्टम के बारे में बता दूं. सिस्टम इज anything which take some input and give outputs. तो ये कुछ input लेते हैं और हमें कुछ output provide करते हैं based upon some functionalities. Based upon some functionalities are known as the system, which takes some input, process on that particular input and gives the output is known as a system. So if in overall, if I talk about the database management system, a database management system is a kind of software which manages means अगर मैं मैनेजमेंट की बात करता तो मैनेजमेंट में याद रखेंगे, सबसे पहले ये डेटा स्टोर करता है, प्रोसेस करता है एंड देन एक्सेस करता है. और एक्सेस का मतलब होता है मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट करता है, मैनिपुलेट, जिसका मतलब होता है ये आइदर इंसर्ट द डेटा, डिलीट द डेटा और अपडेट द डेटा करता है. डेटाबेस simply means collected or the related elements of a data is known as a database. Simply data means any informations in the form of any text, a video, audio, etc. kept some storage place for managing means storing, processing and accessing, to manipulate like insert, delete and update inside some system is known as a database management system. मतलब हम डेटा को मैनेज करने वाले हैं inside some system is known as a database management system. मतलब हमारे पास हजार डेटा हैं जो अभी मेरे लिए हो सकता है कि मीनिंगफुल हो या ना हो, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ सम टेक्स्ट, वीडियो एंड ऑडियो एक्सेट्रा. नाउ आई विल process it and find out the related data to manage in such a way that store, process and access for manipulating like insertion, deletion, updation, etc. to store in a particular system which takes some input and gives some output. मतलब ये कहीं पे stored है और आपने अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू इनको extract किया है based upon the requirement is known as a database management system. उम्मीद करता हूँ कि बेसिक्स ऑफ डेटाबेस आपको समझ में आ गया होगा. नाउ द क्वेश्चन इज, सर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में भी कुछ डेटाबेस की बात की. जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ फाइल्स के बारे में आपने ऑलरेडी बात की थी. तो वेयर इज द प्रॉब्लम विद द फाइल्स एंड व्हाई आर वी स्टडिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. व्हाट इज डेटाबेस तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं 3 क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. समझ में आ गया हो कि एक ऐसा सिस्टम हम जिसमें हम रिलेटेड डेटा को मैनेज करते हैं, और इन सब के वर्ड्स का मतलब आपको समझ में आ गया. नाउ व्हाई आर वी स्टडिंग इट? द वेरी सिंपल आंसर इज टू मेक इट अ सोफिस्टिकेटेड, simplest and the efficient way to search the structured data. मतलब मेरे पास फाइल्स भी थे सर, मेरे पास फोल्डर्स भी थे, मेरे पास डायरेक्टरीज भी थे, लेकिन वो डेटा को सर्च करना इन द डिफरेंट इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स was very tough. It was not that much secure. It was not that much efficient. It was not that much easily available or best possible unreplicated data. तो ऐसे चीज़ों के लिए जब हमने एक अलग से डेटा के बेस पर एक सब्जेक्ट पढ़ना शुरू किया, तो वी कम टू नो दैट इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ एफर्ट एंड हेंस
मेक एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, जिसमें फाइल सिस्टम हम ऑपरेटिंग सिस्टम के एक प्रॉपर सेक्शंस में पढ़ करके कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें सर्च करना जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेरी था वो बहुत तकलीफ और बहुत टफ हो जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि फाइल्स के कोई भी एक बेसिक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं, कोई प्रॉपर वे में हम इसे स्टोर नहीं करते हैं बेस्ड ऑन सम की वैल्यूज. इट इज़ नाइदर सिक्योर nor it is easily transacted from one system to the another system by making at a concurrent processing, and that's why it is required a different subject जिसमें ये सारी चीज़ें ना सिर्फ डेटा हम easily प्रोसेस कर सकें, मतलब प्रोसेस मतलब कैलकुलेट कर सर्च और मैनिपुलेट कर सकें, बट ऑल्सो we must have some efficient way of searching the data. Last and the most important, it must be secure enough, क्योंकि आज के टाइम में रियल वर्ल्ड्स में हम 80% ट्रांजेक्शन्स इन जनरल, खास तौर से अगर मैं बात करूँ यूपीआई के थ्रू, वहाँ पे हमारे सारे के सारे इंफॉर्मेशंस बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स होते हैं, विच इज़ वेरी सेंसिटिव, एंड सिक्योरिटी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विद द concurrency transactions. So we have come to know why and what. Now how to study it. How to study मैंने पहले ही कवर कर दिया कि हम इसे बेसिक डीबीएमएस और एडवांस डीबीएमएस के दो सेक्शंस में पढ़ेंगे, जहां बेसिक डीबीएमएस में मैं कंप्लीटली कोर्थ को फॉलो करता हूं, है ना. नवाथे साहब ने हमारे बुक को लिखा है और आप ये देख भी सकते हैं कि मैंने उन्हीं के स्लाइड्स को एग्जैक्टली फॉलो किया है. ये आप देख सकते हैं हमारे एला मसरी नवाथे साहब के बुक को मैं कम्प्लीटली फॉलो कर रहा हूँ, और इसके जो एडिशंस मुझे पीपीटीज के मिले हैं विच इज़ द 5th, और नेम है आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसी बुक के आधार पे मैंने आप लोगों के लिए नोट्स, तो रेफरिंग बुक आपके लिए मेरी तरफ से रेफर्ड बुक, हालांकि एक और बुक है जो कि सुदर्शन साहब ने लिखा हुआ है डीबीएमएस के, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड एज अ रेफरेंस बुक कि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो आप नवाथे साहब, एला मिस्री नवाथे की कोर्थ, और सुदर्शन साहब ने एक और बुक लिखा है, बट फ्रॉम माय साइड आई रेफरेंस दिस बुक नेम्ड एज अ फंडामेंटल्स ऑफ डीबीएमएस, जो कि बेसिक डीबीएमएस जो मैंने आपको बोला है उसके लिए रेफर करेंगे. बेसिक डीबीएमएस के रेस्पेक्ट में हम चीज़ों को रेफर करने वाले हैं. उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा. तो नाउ वी हैव कम टू अ सिचुएशंस वेयर वी एग्जैक्टली नो व्हाट एग्जैक्टली द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हाउ टू स्टडी इन द टू पार्ट्स, बेसिक डीबीएमएस and the advanced DBMS. Second part, what is exactly the meaning of a DBMS, database management system, and the last part, there is some problems which we have already covered in the file system, जो हम डिफरेंस बेस पे, चूंकि हमें ये कभी पूछा नहीं जाता है, डिफरेंस बेस पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फाइल सिस्टम एंड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो मैंने 3 पॉइंट्स आपको बोले. सबसे पहले आप क्वेरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इज वेरी इजी इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. Second word is concurrency control and the transactions, and the third one is the security. These three things make it the most important subject or the concept in our real world scenarios. और जो रिसर्च में हम आगे बढ़ते हुए डेटा माइनिंग और बिग डेटा की तरफ हम आज के टाइम में जा चुके हैं, और इससे भी आगे हम ब्लॉकचेन ऑफ डेटास के बारे में भी पढ़ रहे हैं. तो लेट्स सी कि हम ये कैसे कैसे कवर करेंगे. तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शंस ऑफ डेटाबेस की तरफ, और मेरा रेफरल बुक हमेशा स्लाइड्स आपको इसी बुक से मिलेंगे. मैं कम्प्लीटली डेडिकेट कर देता हूँ. मैं ये कोई कभी नहीं बोलूँगा दिस इज़ माय स्लाइड, दिस इज़ मेड एंड इट विल बी अवेलेबल टू ऑल इन द ओपन सोर्सेज. अगर आप चाहें तो आपके पास भी ये चीज़ें अवेलेबल कर दी जाएंगे, लेकिन जो इनके नोट्स बनाए जाएंगे वो मेरे बनाए गए होंगे, और उससे सिस्टमैटिक तरीके से आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पे रखे गए हैं. तो उसके आधार तो उम्मीद करता हूं कि डीबीएमएस हम किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, कितना परसेंटेज क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया. तो अब आपके पढ़ने के समय जो मेन कॉन्सेप्ट्स और फोकस होगा वो बिल्कुल क्लियर होगा. और डीबीएमएस सिर्फ यूजीसी नेट में नहीं, गेट और जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स जो बेसिकली क्लास 1 और क्लास 2 ऑफिसर्स के लिए होते हैं वहाँ 100% पूछ लिए जाते हैं, और बाद बाकी जनरल एग्जामिनेशंस के लिए बेसिक्स ऑफ डेटाबेस जो मैंने आपको बताया है वो तो 100% उसके डेफिनेशंस और फुल फॉर्म्स में पूछ लिए जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कॉन्सेप्ट को. ओके,
तो लेट्स गो फॉर इट। ये सब मैंने आपको, अब ये बुक देखिए, मैं हमेशा आपको इसी स्लाइड से मैं चैप्टर 1 से स्टार्ट करूँ, हालांकि ये आपके सिलेबस के पार्ट में नहीं है, चैप्टर 2 से एक्चुअली आपका सिलेबस चालू किया गया है और एग्जैक्टली सिलेबस वहीं से ही रखा गया है जैसे यूजीसी नेट के कंटेंट्स, इसके कंटेंट्स को फॉलो करेंगे। इट मीन टू से दैट इसमें चैप्टर वाइज जिस तरह से सिलेबसेस आपको मिलेंगे वैसे ही आपको यूजीसी नेट के सिलेबसेस में भी देखने को मिलेगा। तो मैं पहले रीड आउट हमेशा करूंगा, जैसे मैं पहले ही आपको रीड आउट करूं कि आज हमारे पास कौन कौन सा टॉपिक, जस्ट स्टार्ट करने के बाद अपने बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन से याद आया कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। सो आई एम रितेश कुमार रवि, 2 times JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड, 5 times गेट क्वालिफाइड एंड क्वालिफाइड फॉर सो मेनी एग्जाम्स लाइक इसरो ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ। मैंने कई सारे बार आपके जैसे अभी मैं खुद भी एक वेल क्वालिफाइड रिसर्च कंप्लीट कर चुका हूं, जो आप देख सकते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी ऑन एथरनेट स्विच पोर्ट्स, जो रिसर्च अभी इजीली अवेलेबल है। गूगल पे जस्ट मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, रितेश कुमार रवि, एनर्जी एफिशिएंसी ऑन एथरनेट स्विच पोर्ट्स, फर्स्ट या सेकेंड लिंक में आपके पास दिख जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्स हाँ, जैसे आरपीएससी, बीपीएससी और यूपीएससी के भी असिस्टेंट डायरेक्टर आईटी रिटन एग्जामिनेशंस मैंने क्लियर किए हुए हैं और इसरो में 2 बार वेट लिस्टेड रहा हुआ हूँ। तो ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन आपके कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी है। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। ये मैंने आपको ऑलरेडी अब बिल्कुल डिटेल्स के साथ समझा दिया है कि ये आपके सिलेबसेस के पार्ट हैं और किस तरह से हम चीज़ों को कवर करते हुए एडवांस्ड डेटाबेस के साथ इस पर्टिकुलर पोर्शंस में आएंगे। तो हम लोग सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों के साथ स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ स्लाइड्स जहां से आपके यूजीसी नेट के कंटेंट्स स्टार्ट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ डेटाबेस, जिसमें आज का आउटलाइन जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है बट ठीक है, इट इज़ ओके। तो टाइप्स ऑफ डेटाबेस एंड द डेटाबेस एप्लीकेशंस, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद बेसिक डेफिनेशंस जो मैंने अभी ऑलरेडी बताया है, और टिपिकल डेटाबेस ऑफ फंक्शनैलिटीज, और जिसमें एक एग्जाम्पल के तौर पे हम चूंकि पूरे के पूरे किताब में इस यूनिवर्सिटी एग्जाम्पल और एक और एग्जाम्पल जिसमें एम्प्लॉय है ना, कंपनी और एम्प्लॉय सर्च के बारे में पढ़ते हैं, तो हम इस 2 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और हम इसमें से बिग डेटा में से एक मिनी वर्ल्ड डीबीएमएस के एग्जाम्पल्स के थ्रू ही सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ डेटाबेस अप्रोच, डेटाबेस यूजर्स कौन कौन होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं, और एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस अप्रोच एंड व्हाट व्हेन नॉट टू यूज द डेटाबेस। इसके साथ ही हम एक्चुअल सिलेबसेस ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन आवर यूजीसी नेट एंड ऑल द एग्जामिनेशंस के साथ एंट्री कर लेंगे। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 0% इंपॉर्टेंट है। ये बहुत है, बस एक इंट्रोडक्शन टाइप से कि हम एक डेटाबेस कैसा होता है और रियल वर्ल्ड में डेटाबेस हमें कैसा दिखता है, ये बताते हुए आगे चलेंगे। चलिए, मैंने जैसा कि बताया था कि व्हाट इज अ डेटा। सो डेटा इज अ जस्ट एन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिक और द टेक्सचुअल फॉर्म इन अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बट आपको मैंने अभी जस्ट बताया था कि डेटा का मतलब अब सिर्फ इतना ही नहीं रहा, इसका और भी मतलब हो गया है, जैसे मल्टीमीडिया लाइक वीडियो एंड ऑडियो, लाइक डेटा का मतलब अभी ये अब बढ़ चुका है, जैसे इमेजेस, ठीक है, स्लैश इमेजेस, ठीक है, ऑडियोज, videos, etc. is comes under the concept of a database. और मोर रिसेंट एप्लीकेशंस मैंने बोला कि मल्टीमीडिया, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, डेटा वेयर हाउसेज, जहाँ पे हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं, डेटा माइनिंग, ठीक है, एंड डेटा वेयर हाउसेज, रियल टाइम डेटाबेस मैंने एग्जांपल। तो ये सारे के सारे अभी रिसेंट में जो हमारे रिसर्च चल रहे हैं उसके ऊपर हमें ये कवर करना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द बुक फोकसेस ऑन द ट्रेडिशनल पार्ट्स, जो कि ट्रेडिशनल मतलब बेसिक ऑफ द पार्ट्स, बट आर रिसेंट एप्लीकेशंस और ऑल्सो, और ये मैं चैप्टर रेफर जो करूंगा ये 24, 26, 28, 29 प्लस 30 जैसा मैंने बताया था। साथ ही साथ
साथ ही साथ आई विल ऑल्सो गिव सम ऑफ द रिसर्च पेपर कंटेंट जो कि हिस्टोरिकली सर्वे पेपर्स ऑफ द एडवांस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में आप लोगों को बताएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर 10% क्वेश्चन भी वहाँ से पूछे जाते हैं, अब क्या एग्जैक्टली पूछा जाएगा ये कोई नहीं जानता है, बट अगर पूछे जाते तो यू विल हैव टू एनालाइज एंड आंसर द क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली। चलिए अब आते हैं बेसिक डेफिनेशंस। तो मैंने बोला था कि डेटा इज अननोन फैक्ट्स, है ना, एक अननोन फैक्ट्स होते हैं दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैव द इम्प्लिसिट मीनिंग। ठीक है, डेटा इज द नोन फैक्ट्स, ये याद रखेंगे, है ना। नोन फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन मीन्स फैक्ट इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग, जैसा कि मैंने बताया टेक्स्ट डॉक किसी भी फॉर्म होता है। तो नोन फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैव इट्स ऑन इम्प्लिसिट मीनिंग, और यही इम्प्लिसिट मीनिंग फाइंड आउट करना हमारा डेटाबेस का एक लक्ष्य हो जाता है। तो इट्स अ नोन फैक्ट्स याद रखेंगे, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछता है। और ये जो डेटाबेस होता है ये सारे के सारे डेटास का एक कलेक्शंस होता है जो कि एक दूसरे से डायरेक्टली और अनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। तो इट इज अ कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटास। ठीक है, तो आप डेटा में क्या बताएंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज अ डेटा, तो डेटा इज एनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, ऐसे ही बोलेंगे, इन द फॉर्म इंफॉर्मेशन और द फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ अ टेक्स्ट, videos, audios, etc. To extract some facts or figures और टू रिप्रेजेंट इन द सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। तो आप बेटर रहेगा, तो अगर रट्टा मार आंसर आप देना चाहें तो ये दे दें कि नॉन फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड हैबिट्स इन इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट मतलब जिसका खुद का अपना एक मीनिंग होता है, वी कैन नॉट एक्सप्लिसिटली से दैट कि व्हाट डज इट मीन। जैसे अगर मैंने सपोज करो कि 9 AM लिखा है, तो बहुत सारे लोग इसको अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो इसका एक अपना इम्प्लिसिट मीनिंग है। और ये फैक्ट है कि 9 AM किसी ना किसी टाइम को दिखाया जाता है, किसी ना किसी एक नंबर को दिखा रहा है। सो दिस इज हैविंग इट्स ऑन इम्प्लिसिट मीनिंग। तो ये आप एक फैक्ट बोल सकते हैं दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैव इट्स ऑन इम्प्लिसिट मीनिंग। अब ये मिनी वर्ल्ड क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड में हम जो सैंपल स्पेस ऑफ द डेटाबेस, चाहे वो यूनिवर्सिटी को ले सकते हैं या किसी कंपनी के मैनेजमेंट को ले सकते हैं, तो ऐसे कोई एग्जांपल्स, और यही दो एग्जांपल्स पूरे किताब में यूज किया गया है। एक तो यूनिवर्सिटी एज अ मिनी वर्ल्ड, ये हमेशा याद रखेंगे। सम पार्ट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड अबाउट विच द डेटा इज स्टोर्ड इन द डेटाबेस, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ग्रेड्स एंड द ट्रांसक्रिप्ट्स एट द यूनिवर्सिटीज। तो आपको मैंने बोला यूनिवर्सिटी एक हमारा एक मिनी वर्ल्ड है जिसके डेटाबेस के बारे में हम आप पढ़ने वाले हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज सॉफ्टवेयर, जैसा मैंने बताया था कि इट इज अ सॉफ्टवेयर, मैंने बोला था ये सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है, दैट फैसिलिटेट्स क्रिएशंस एंड द मेंटेनेंस। अब ये क्रिएशन एंड मेंटेनेंस आप ऐसे समझेंगे कि मैंने मैनिपुलेशंस बोला था जिसके अंदर ये तीनों चीजें आ जाती है कि इंसर्शन, डिलीशंस, ये जितनी भी चीजें हैं। तो क्रिएशन एंड मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस के अंदर क्रिएशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। तो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं उसे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे फॉर योर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो आपको अगर जो पूछा जाए वो इन सारी चीजों को ध्यान। अब डेटाबेस सिस्टम क्या है? a database, a system is a software together with the data itself, है ना। sometimes applications are also included। अब ये application क्या होता है वो हम लोग आएंगे कि ये applications क्या होता है। यूजर्स जो है वो application यूज करता है, फिर एप्लीकेशन, कई सारे एप्लीकेशंस पर्टिकुलर जो डेटाज होते हैं या फिर जो हमारे डीबीएमएस होते हैं उसको क्वेरी करने के लिए यूज़ करते हैं। इंटरनली वो डेटाबेस किस तरह से स्टोर्ड है उसे हम एक्सेस के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक डेफिनेशंस में डेटा इज अ नोन फैक्ट्स दैट कैन बी रिकॉर्डेड एंड हैव इट्स इन इम्प्लिसिट मीनिंग। मिनी वर्ल्ड की मैं बात करूं तो कोई भी वर्ल्ड का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द डीबीएमएस फॉर्म्स, और इसे हम मिनी वर्ल्ड कहते हैं फॉर आवर एग्जांपल्स। और डीबीएमएस तो मैंने बताया कि एक सॉफ्टवेयर होता है दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मैनिपुलेट द डेटाबेस, ठीक है। एंड द डेटाबेस सिस्टम जो होता है वो टुगेदर विद द डेटा इटसेल्फ, ठीक है, सॉफ्टवेयर टुगेदर विद द डेटा इटसेल्फ इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस सिस्टम। तो ये मैनेजमेंट में हम क्रिएट और मेंटेनेंस दोनों करते हैं, क्रिएट और मेंटेनेंस दोनों करते हैं, जबकि इसमें हम डेटा विद द सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने एसक्यूएल की बात की थी, तो हम उसके बारे में देखेंगे। मैंने अभी बोला था कि सिंप्लीफाइड डेटाबेस सिस्टम
ना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस सिस्टम कैसा होता है वो देखेंगे। सबसे पहले आप एज अ यूज़र प्रोग्रामर होते हैं, उम्मीद करता हूँ ये आपको दिख रहा होगा, हाँ ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे आप एज अ यूज़र यूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल कोई भी एक डेटा को। अगर आपने कोई भी जैसे सपोज कीजिए कि ट्रेन टिकट रिजर्वेशंस आपने बनाए हुए हैं, तो आपके पास एक एप्लीकेशंस होता है जो कि आप जिसके IRCTC के एक ऐप होते हैं। मैं अगर इसको सिंपली लिखूं ऐप, अभी तो चूंकि एप्लीकेशन कम और ऐप ज़्यादा यूज़ करते हैं आप, और उस ऐप को एक सॉफ्टवेयर से हमने प्रोग्राम से सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको क्वेरीज करते हैं, और क्वेरी करने के बाद, और क्वेरी कैसे, जैसे सोर्स और डेस्टिनेशन में आप कोई चीज़ डालते हैं तो उसके हिसाब से वो मेन डेटाबेस को एक्सेस करता है। ये क्या करता है, क्वेरीज एक्सेस करता है, और उससे जो बेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट होता है उसको आपको क्या कर देता है, स्टोर डेटा में से जो बेस्ट डेटाज होते हैं उस रिजल्ट को आपको रिप्रेजेंट कर देता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो डेटाबेस सिस्टम होता है उसमें एप्लीकेशन, ये पूरा का पूरा एज अ डेटाबेस सिस्टम कहलाता है। लेकिन इसके अंदर हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए प्रोसेस, क्वेरीज और एप्लीकेशंस के रेस्पेक्ट में हमारे पास एक्सेस करने के लिए कुछ डेटा होता है, और स्टोर डेटाबेस इन डेफिनेशंस, और वो हम मेटा डेटा कहते हैं। डेटा विद इन डेटा भी आएगा हमारे पास, ये सारे टर्म्स आएंगे, और स्टोर डेटा में से हमारे पास रिजल्ट्स बाहर निकल के आते हैं। दैट इज हाउ वी कैन सी द डेटाबेस। फाइन, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टर्म में। ये प्रॉपरली दिख रहा है? यस, इट इज़ अ क्लियर विजन। ठीक है, डायग्राम्स थोड़े से हमारे लाइटेड रहते हैं पर ठीक है, बट हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में जो चीज़ें आएंगी वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आएंगी। तो टिपिकल डीबीएमएस फंक्शनैलिटीज क्या क्या होते हैं, तो मैंने बताया था कि मैनिपुलेटिंग ऑफ द डेटाबेस, है ना, मैंने बोला था मैनिपुलेट, इसका मतलब होता है रिट्रीवल, मॉडिफिकेशंस और एक्सेसिंग। ये तीन वर्ड्स आप याद, जब भी मैं मैनिपुलेट की बात करता हूँ तो आप तीन चीज़ें हमेशा याद रखेंगे कि मैनिपुलेशन मीन्स अ रिट्रीवल, देखिए क्वेरिंग, जनरेटिंग रिपोर्ट्स, मॉडिफिकेशन, इंसर्शन, डिलीशंस और अपडेशंस, और एक्सेसिंग द डेटाबेस थ्रू द वेब एप्लीकेशंस। तो आप ये तीनों वर्ड एक साथ याद रखेंगे, कई बार ये चीज़ें आप पूछ ली जाती है। What is the meaning of manipulations? So manipulation simply means a retrieval, modifications, modifications, modifications and accessing the database. डेटाबेस, ये तीनों वर्ड एक साथ ही मैनिपुलेटिंग का मतलब होता है, ये याद रखेंगे। एक पर्टिकुलर डेटाबेस और किसी भी डेटाबेस को जब हम बात करते हैं, तो मैं जब ही जस्ट बताऊंगा, हम तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटाबेस। फर्स्ट वन इज द कंस्ट्रक्ट, कि हाउ अ डेटाबेस इज स्ट्रक्चर्ड, किस तरह से हम उसे स्ट्रक्चर्ड करते हैं। दूसरा पॉइंट जो आता है कि वो किस तरह के डेटाबेस को यूज करता है, इवेंचुअली ये किस तरह के कॉन्स्टेंट्स। तो इन टर्म्स के बेस पे ही हम डेटाबेस को बनाते हैं। और टाइप्स कहने का मतलब हम डोमेन की बात करेंगे कि वह किस तरह के डेटा, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, इंटीजर होगा या फ्लॉट होगा या फिर अल्फा न्यूमेरिक होगा, ऐसे किस तरह से हम चीज़ों को रखते हैं, दैट इज़ द डेटा टाइप्स। और स्ट्रक्चर्ड वे में किस तरह से रखेंगे, क्योंकि मैंने अभी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ऑर्गेनाइज वे ऑफ डेटा की बात की थी, लेकिन हर ऑर्गेनाइज डेटा में कुछ ना कुछ हमारे पास कॉन्स्टेंट है। जैसे अगर आपके पास मोबाइल नंबर, तो इट मस्ट हैव द 10 डिजिट्स ऑफ अ नंबर इन अ पर्टिकुलर कंट्री लाइक इंडिया। अब बाद में दो नंबर्स होते हैं जो कि आपके कंट्री कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, और प्लस दिखाता है कि किस कंट्री कोड को आपने पॉजिटिवली इम्प्लिसिट किया है। फाइन, तो ये सारी चीजें आती हैं। तो ये आप प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग बाय अ सेट ऑफ कनकरेंट यूजर्स एप्लीकेशंस येट कीपिंग ऑल द डेटास वैलिड एंड द कांस्टेंट। अब डीबीएमएस की फंक्शनैलिटीज क्या क्या है? प्रोटेक्शन एंड द सिक्योरिटी, मैंने बताया कि भाई हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था अब फाइल सिस्टम में, वो था नेटवर्क सिक्योरिटी या डेटा सिक्योरिटी की। क्योंकि आज के टाइम में जितने भी सेंसिटिव डेटाज हैं, इट इज़ ऑन द इंटरनेट।
और अगर इंटरनेट पे कोई भी डेटा जाती है और मैं उसको सिक्योर नहीं कर पाता हूँ, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज. तो इन दैट सर्कमस्टांसेस आप प्रोटेक्शंस और द सिक्योरिटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अपार्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग. तो मैंने बोला था कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया डेटा प्रोसेसिंग या मैनिपुलेशंस अगर डेटा कहे हैं तो उसमें सारी चीज़ें, रिट्रीविंग आ गया, फिर अपडेशंस आ गए और लास्ट में हमारे पास प्रोसेसिंग्स भी आ जाते हैं. तो उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने बोला था वो था सिक्योरिटी और तीसरा था कंकरेंसी. तो आपके पास देखेंगे मेंटेन डेटाबेस एसोसिएटेड प्रोग्राम्स ओवर द लाइफ टाइम ऑफ द डेटाबेस. ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि किस तरह से डेटाबेस मेंटेनिंग द डेटाबेस एंड एसोसिएटेड प्रोग्राम्स ओवर द लाइफ टाइम ऑफ ए डेटाबेस एप्लीकेशन कॉल्ड एज अ डेटाबेस और सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं सिस्टम मेंटेनेंस. तो ठीक है, हमें ये समझ में आ गया कि हम किस तरह से डेटाबेस को मैनेज करने वाले हैं, राइट. तो हम अब आते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द एग्जांपल. तो हम एक एग्जांपल्स को देखेंगे एंड देन वी विल क्विकली जंप इनटू आवर सिलेबस पार्ट. तो हमने अभी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है एक बार मैंने कॉन्सेप्चुलाइज किया. तो इन जनरल डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस सिस्टम में बेसिकली ये 4 या 5 वर्ड्स हमारे सामने आए थे और इन सब का मतलब आपने अच्छे समझ लिया कि डेटा का सिंपली मतलब है एक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग which represents some facts to inculcate to inform us some kind of informative things. तो ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे. डेटाबेस होता है वो कलेक्शंस ऑफ रिलेटेड डेटास होते हैं जो मैं अभी बताऊंगा ईआर मॉडल के अंदर. और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो इन सारी चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करता है फॉर प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटास. अब एक मिनी वर्ल्ड एग्जांपल मैंने क्या लिया हुआ है एज द यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट. ऐसे में कंपनी इन्वायरमेंट का भी एक मिनी वर्ल्ड लूंगा और उसी के थ्रू हम सारे के सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स करेंगे. क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट पर्टिकुलर थिंग कि ये कहाँ से आया सर. ये हम ऐसे नहीं देखेंगे, हम इसको जनरलाइज टर्म में देखेंगे कि किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के कुछ सेक्शंस या डिपार्टमेंट्स होते हैं. जैसे अगर मैं खुद अपने कॉलेज कोचिंग यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस थे. सबसे पहला सेक्शन था एडमिन सेक्शन, दूसरा था स्टाफ सेक्शन, तीसरा था जो क्लैरिकल सेक्शन था. ठीक है, फिर क्लीनिंग सेक्शंस था, फिर सिक्योरिटी सेक्शंस थे. तो ये सारे सेक्शंस बटे हुए थे. और अब अगर मैं एडमिन सेक्शन की भी बात करूँ तो कई सारे एडमिन सेक्शन में पार्ट थे, कई सारे उस सेक्शन के डिपार्टमेंट्स थे. जैसे मैं स्टाफ लेवल की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारे. तो ये बोलते हैं कि हर एक सेक्शन जिसको आप डिपार्टमेंट बोलते हैं उसके कुछ कोर्सेज होते हैं, राइट. जैसे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में भी जाएं तो उसके अपने कोर्सेज हैं, जैसे स्टाफ सेक्शन में जाएं तो अपने उसके कोर्सेज हैं. तो मैं इन जनरल मान लेता हूँ कि जिस सेक्शन की बात मैं कर रहा हूँ ये हमारे इन इंडिया में डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं ना. डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट या स्ट्रीम की बात करते हैं. जैसे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में कई सारे कोर्सेज होते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जिसको ईसीई बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग. अब तो इसके बहुत सारे डाइवर्टेड इंजीनियरिंग के पार्ट्स हैं, लेकिन मैं फिलहाल मान लेता हूं कि हमारे पास एक सेक्शन में कुछ ऐसे इंजीनियरिंग सेक्शन में हमारे पास इंजीनियरिंग आर्ट सेक्शन में हमारे पास कुछ इतने कोर्सेज हैं. और अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बहुत सारे ऐसे जैसे हिंदी, इंग्लिश, कई सारे ऐसे आर्ट सेक्शन हो गए, साइंस सेक्शंस हो गए, है ना, और लिटरेचर सेक्शंस हो गए. तो ऐसे आपको दिखेंगे. मैं अपने इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के हिसाब से ले लेता हूँ. और कॉम्बिनेशंस ऑफ, अभी चूंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आने हैं तो कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज थिंग्स कैन बी सीन. अब हर एक सेक्शन जो होता है एक स्टूडेंट लेता है. बहुत अच्छा, ये सारे के सारे मैं कुछ वर्ड बाद में कुछ बोलूंगा जिसे हम एंटिटी कहते हैं, बट फिलहाल हम इसको देख रहे हैं. अब हर एक स्टूडेंट्स में जो कोर्सेज होते हैं, कोर्सेज हैव सम प्रीरिक्विजिट्स जिसको कह सकते हैं कितना मार्क्स उसके पास आया है. जैसे अगर मैं इंजीनियरिंग में खुद की बात करूं तो हमारे पास कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेने के लिए पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मिनिमम परसेंटेज जो थे वो
65% मिनिमम थे। अगर इससे कम आपको रहेगा तो यू कैन नॉट बी एडमिटेड टू द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और द सेक्शन फॉर द कोर्सेज। इंस्ट्रक्टर, अब हर एक सेक्शन में क्या होते हैं मेरे पास इंस्ट्रक्टर, जैसे हर एक सेक्शन में मेरे पास स्टूडेंट चाहिए तो स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मुझे, अब इन्हीं सबको हम धीरे धीरे एक डेटाबेस, ये तो हमारे पास जेनरिक टर्म में हमने सोचा कि अगर मुझे एक डिपार्टमेंट बनाना या यूनिवर्सिटी बनाना, उसके कई सारे सेक्शंस होंगे, हर सेक्शन में स्टूडेंट्स होंगे, सॉरी हर सेक्शन में ये कुछ कोर्सेज होंगे, हर कोर्स के लिए कुछ स्टूडेंट्स होंगे और हर कोर्स के रेस्पेक्ट में कुछ टीचर्स भी होंगे जो पर्टिकुलर चीज़ों को पढ़ाएंगे और उस कोर्सेज में ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट, ये कोर्सेज जो है अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा ऑफर्स किए जाएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट मेजर इज इन द डिपार्टमेंट, तो स्टूडेंट क्या है उस सारे डिपार्टमेंट्स में जो मेजर मतलब जो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम मेजर कहते हैं। जैसे बोलते हैं कंप्यूटर साइंस मेजर के हैं ये, या मेन मेरा जो ब्रांच है वो कंप्यूटर साइंस है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। अभी मैंने एक वर्ड बोला था एंटिटी, तो मैं अभी इसको थोड़ा रुकता हूं क्योंकि अगले मैंने आपको जैसा सिलेबस में भी बताया था कि हम लोग एंटिटी रिलेशनशिप के बारे में, ईआर मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो वो हम अगले चैप्टर में बता भी रहे हैं, बट मैं अभी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि अभी मैंने सिस्टमैटिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो जो डेटा हमारे पास अभी चाहिए उसके क्या क्या नाम होंगे, उस पर्टिकुलर डेटा बेस के अंदर जो रिलेटेड होंगे एक दूसरे से, तो मैंने अभी जो आपको दिखाया दिस विल बी कॉल्ड एज अ डेटाबेस। मैंने क्या इसे, इन सारे डेटा रिलेटेड हैं तो ये सारे डेटा मिला करके क्या कहलाएंगे डेटाबेस। और इसमें स्टूडेंट, कोर्स, इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट डिपार्टमेंट, दिस सेक्शंस, दीज आर जस्ट अ डेटा, जिसको मैं आगे बोलूंगा कि ये मेरे लिए एंटिटी हैं और इन सब के बीच में हमने कुछ रिलेशन स्टैब्लिश किया है। तो विथ रेस्पेक्ट टू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस इसको हम ईआर मॉडल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे और हर मॉडल को एक ग्राफिक वे से रिप्रेजेंट किया जाता है, हर एक पार्ट को जिसे हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, तो वो वहाँ पे हम एंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं, उसके थ्रू भी हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल मैंने आपको बता दिया कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों चाहिए, जिससे मैंने अभी सिक्योरिटी रिलेटेड बातें की थी, प्रोसेसिंग वाइज बातें की थी, मैनिपुलेशन वाइज बातें की थी, और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एक एग्जांपल के थ्रू कि डेटा एग्जैक्टली क्या है, तो स्टूडेंट, कोर्सेज, इंस्ट्रक्टर्स, जो कि सिंपली एक फैक्ट्स, स्टूडेंट के पास क्या है कुछ फैक्ट्स है, कुछ प्रॉपर्टीज होती है, राइट, और ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड डेटाज हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डेटाबेस। अब इसको हम मैनेज करेंगे थ्रू द 3 वर्ड्स जो कि मैंने एज अ सिलेबस आपको बताया हुआ, जिसमें पहला पॉइंट क्या था मेरा, वेरी गुड सर, डेटा मॉडल्स, और उसके बाद क्या था स्कीमास एंड देन इंस्टांसेस। तो इन तीनों के टर्म्स में हम सारे के सारे डेटाबेस को देखेंगे और वहां से हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ थोड़ा आगे बढ़ेंगे विथ रिस्पेक्ट टू आर्किटेक्चर। कुछ आर्किटेक्चर्स यहाँ पे भी आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे जो आपके सामने कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आप इन सारे डेटाबेस को मैं जस्ट दिखा रहा हूं, बट जो हमारे पास मेन डेटाबेस है, जो अप्रोचेबल डेटाबेस है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेटाबेस अप्रोच है, आपको इसके डायग्राम्स हमेशा ऐसे ही मिलेंगे, थोड़ा सा वेग टाइप से। उम्मीद करता हूं कि ये आपको दिख रहा होगा इन सम वे और अदर। इफ इट इज नॉट सोन तो मैं इसको प्रॉपरली एक स्टेप से ऐड करता चला जाऊंगा इन द स्लाइड्स, ताकि वो आपको दिखता भी चला जाए, ठीक है। तो डेटाबेस, कैटलॉग, स्टोर्स, ये हम अभी आते हैं, इन सब के बीच में हम कुछ नहीं, बस मुझे ये सारे टर्म्स दिखा। तो अगर जैसे मैंने अभी कुछ बोला था कि डेटाबेस की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास कुछ चीज़ें, ये स्टूडेंट, कोर्स, सेक्शन, ग्रेड और प्रीरिक्विजिट्स में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे, तो इसको हम कैटलॉग कहते हैं। ये देखिए, डेटाबेस कैटलॉग स्टोर्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए पर्टिकुलर डेटाबेस। तो ये याद रखेंगे कि डेटाबेस कैटलॉग क्या था। जैसे आप खाने के लिए या किसी भी जगह का कोई सामान देखने के लिए जाते तो एक आपको मेन्यू टाइप से दिया जाता है, तो हम उसे ही कैटलॉग कहते हैं, जिस बोलते हैं हमारे कैटलॉग दीजिए, आपके खाने में क्या क्या है और उसकी कॉस्टिंग क्या है। तो जो बेसिक डिटेल्स ऑफ डेटाबेस, तो एक तरफ उसके जो मेन्यूज में जो जो मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं खाने वगैरह की, जिस चीज़ के लिए भी अवेलेबल हैं, और उसके कॉस्टिंग्स क्या क्या हैं वो भी लिखे होते हैं। तो लाइक वाइज हमारे पास कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, उसके टाइप क्या और उसके कंस्ट्रेंट्स क्या क्या हैं, उन सब के बारे में हमें जो डिस्क्रिप्शंस मिलता है वो डेटाबेस से कैटलॉग मिलता है, और इस डिस्क्रिप्शंस को ही हम क्या कहते हैं, मेटा डेटा। याद कर रखेंगे, डेटा विद इन अ डेटा इज कॉल्ड एज अ मेटा डेटा। तो ये कई बार आपको पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मेटा डेटा। तो डेटा
विद इन अ डेटा इज नोन एज अ मेटा डेटा। क्लियर है? This allows DBM search, this allows the DBMS software to work with the different database applications, और यही आपको different database के साथ काम करना, ये कैसे काम करना, ये हम कुछ समय के बाद देखेंगे। Now the question is कि सर ये आप किस तरह से रिप्रेजेंट करने वाले हो। तो मैंने बताया था कि इन सारे डेटाबेस को एक दूसरे से इंडिपेंडेंस डेटा, अभी याद है ना, मैंने बताया था कि डेटा इंडिपेंडेंस में किस तरह से रखते हैं। तो हम अभी आएंगे लॉजिकल और फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस की तरफ। तो इंसुलेशन बिटवीन द प्रोग्राम इन बिटवीन दीज टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, तो हम उसे डेटाबेस इंसुलेशंस की तरफ लेके जाएंगे। तो बस मुझे यही चीज़ें आपको बतानी थी। तो याद रखेंगे, इसे हम कैटलॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैटलॉग, डेटाबेस कैटलॉग, डेटाबेस डीबी कैटलॉग। और उसके रेस्पेक्ट में उस प्रत्येक कॉलम में, जैसे स्टूडेंट के कॉलम में जैसे नेम, स्टूडेंट नंबर, जो भी चीज़ें रहेंगी वो कितने क्या क्या टाइप्स का रहेगा और उसके क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं, उन सब के बारे में जब हम बताते तो वो हमें कैटलॉग, डेटाबेस कैटलॉग कहलाता है। अब डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शंस, व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्शंस? देखिए, एब्स्ट्रैक्शन इज द वे टू give the informations what is exactly required, not all the details। मुझे किसी भी प्रॉब्लम के लिए जो सॉल्यूशन चाहिए बस मुझे ये बताइए, मुझे पूरा का पूरा कहानी मत बताइए। इट सिंपली मीन्स दैट इट इज एक्चुअली एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट विच सेज व्हाट टू डू इज इम्पॉर्टेंट एंड नॉट हाउ टू डू। ये कैसे काम कर रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे करना क्या क्या है बस ये मुझे ये बता दीजिए। सो डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज exactly a representations of anything in the most simplest way rather than its complex hiding its complexity। जैसे कार के लिए अंदर में मशीन कैसे काम करता है, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, माई बिजनेस इज टू हाउ टू ड्राइव द हैंडल, ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर एंड ब्रेक। ठीक है, तो ये सारे या साउंड्स, तो ये आपको अगर पता है, या हॉर्न है या फिर साइड बार्स हैं, तो ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट। तो वही बोलता है कि डेटा मॉडल इज यूज टू हाइड द स्टोरेज डिटेल्स, प्रेजेंट द यूजर्स विद द कॉन्सेप्चुअल व्यू ऑफ द डेटा। अब ये कॉन्सेप्चुअल व्यू क्या है, हम जस्ट कुछ देर के बाद ही आने वाले हैं इन द नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, प्रोग्राम्स रेफर टू द डेटा मॉडल कंस्ट्रक्ट्स रादर देन अ डेटा स्टोरेज डिटेल्स एंड सपोर्ट फॉर द मैनिपुलेटिव डेटाबेस। तो हम इसके बेसिस पे ही सारी चीजें करने वाले हैं। और ये कई बार एग्जाम में इसके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं। OLTP, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस, OLAP और ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इज नोन एज OLAP और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ये याद बस रखेंगे, ट्रांजेक्शन और एनालिटिकल इज द मेन डिफरेंस, जो कि मैंने बोला भी था कि हम एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको कवर करने वाले हैं। अब टाइप्स ऑफ यूजर्स कौन कौन से होते हैं ये फटाफट हम देख लेते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, DBMS एडमिनिस्ट्रेशन, DBA इसे कहा जाता है। और डिज़ाइनर्स, ये कई बार छोटे मोटे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि भाई डेटाबेस डिज़ाइनर और डी और DBA में क्या फ़र्क होता है। देखिए, DBD जो होते हैं वो एक्चुअली डेवलपर्स होते हैं, जिसको डीप डिटेल्स ऑफ द डेटाबेस पता होता है, जो एक्चुअली सॉफ्टवेयर कोड को डिज़ाइन और डेवलप करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर को कोई लेना, वो बीच में एक आर्बिट्रेटर या फिर मध्यस्थता के लिए होता है बिटवीन द यूजर्स एंड द सॉफ्टवेयर्स, एंड इट अलाउज एंड अवेल्स द पार्ट्स ऑफ द सॉफ्ट डेटाबेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथराइजिंग द एक्सेस टू द डेटाबेस, कोऑर्डिनेटिंग मीन्स आर्बिट्रेटर, ये बीच में काम करता है, एंड मॉनिटरिंग इट्स यूज, एक्वायरिंग द सॉफ्टवेयर हार्डवेयर and controlling its use also। While a database designers is having the responsible to define the content, the structure and the constants। तो ये actually developers होते हैं who does all the kinds of database management, designs, developments and possibly the representations of database। In short, ये एक्चुअली डेटाबेस स्कीमा को ना सिर्फ डेवलप करते हैं, अब ये स्कीमा वर्ड्स आ रहे हैं, तो हम अब इसके बाद इन सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज को बहुत ही ज़्यादा डीप डिटेल्स में अकॉर्डिंग टू सिलेबस अब चालू करने वाले हैं। तो हम अब अगली क्लास में व्हाट एग्जैक्टली द डेटा मॉडल्स, जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट है,
what exactly the meaning of instances, and most importantly, what are the interdependence in between the data with respect to the schema। और इसी schema के बेस पे हम कुछ architectures देखेंगे जिसके बीच में independence को हम find out करेंगे। So see you in the next class after this। Thank you so much for that। See you in the नाम चेंज कर